यूजुअली जब ड्रामाज देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये किरदार बहुत अच्छा है, वो किरदार बहुत अच्छा है, लेकिन एक वो शख्सियत जिसका जिक्र कहीं नहीं होता और जिसने वो कहानी लिखी होती है। I don't write for the people, I write on the people. राइटर्स बड़े बोरिंग समझे जाते हैं। लिखने वालों को बहुत बोलने का शौक होता है। घर से सब्जी लेने आए हैं तो मुशायरे पे चले गए। अरे वाह। राइटर्स को एक दफ़ा लूप में ज़रूर लेना चाहिए कास्टिंग के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि प्राइवेट चैनल आने से राइटर्स की अमाउंट भी इंक्रीज़ हुई है। मतलब एक एक्टर को कास्ट कर लिया और उस बेचारे की फॉलोइंग ही नहीं है तो वो टीवी पे तो रेटिंग ले आएगा, यूट्यूब पे रेटिंग नहीं आएगी। चैनल्स भी तो आजकल बिजनेस देखते हैं ना। पब्लिक को चाहिए टॉक्सिक हस्बैंड, लुटती पिटती मासूम औरत। एक इंडोर्समेंट हो रही है नेगेटिविटी की, पहना ब्याह कर दे अब ठीक हो जाएगा। जिस खोते को उसके माँ बाप ठीक नहीं कर सके तुम ठीक कर लोगी। अलमिया ये नहीं है कि अच्छा ड्रामा फ्लॉप हो जाए, अलमिया ये है कि बुरा ड्रामा हिट हो जाए। बिकॉज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन स्क्रीन पे जिस दिन आप औरत स्ट्रांग दिखा दोगे आपका ड्रामा ही नहीं चलेगा। क्योंकि जब बुरा ड्रामा हिट होगा तो हम मजबूर होंगे वो बनाने के लिए। 90% ऑफ प्लेज हैज बीन रिटन बाय वुमेन। आजकल जो चला है बॉडी शेमिंग वाला ट्रेंड या काले कैदिया, जरा की गुड़िया नहाने लगी डूब जाने लगी। यार 2 साल के बच्चे को आप पढ़ा रहे हो कि गुड़िया नहाने लगी और फिर ऊपर से डूब जाने लगी। तितली उड़ ना सकी, बस में बैठी सीट ना मिली, ड्राइवर बोला आ मेरे पास, तितली बोली चल बदमाश, ड्राइवर बोला ये क्या बात, आप हरेसमेंट नज़मों में डिस्कस कर रहे हो। तो अगर बदलना है तो फिर शुरू से बदलो। हम तो वहाँ पे आपके चल रहे हैं जी ड्रामा इंडिया में भी कि ज़रा सा इंडियन पाकिस्तान कंट्रोवर्सी चलती है, सिंगर्स को बैन कर दिया है, एक्टर्स को बैन कर दिया है। मैं कहना चाहूँगा इंडिया वालों को यार दिल बड़ा करो। इतने सख्त हालात में भी किसी इंडियन से पूछो जो पाकिस्तान आता है, हम बाहें फैला लेते हैं, उनको वेलकम करते हैं। उनके लिए एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव बहुत बिकता है। यूट्यूब पे हमारे ड्रामों की हाईएस्ट रेटिंग इंडिया से आती है। इधर अप्रिसिएशन को भी बुरा समझा जाता है। मैं अब्रॉड जाता हूँ तो हे यू लुकिंग नाइस, हे नाइस शर्ट। इधर आप मॉल में किसी को कह दो नाइस शर्ट और रुक जाएगा पहन, मैं तो जानना। मतलब यार अप्रिशिएट करना सीखो, अगले का दिन अच्छा हो जाएगा। और ये आदत भी हम में डाली ही नहीं गई। जब दिल किया संवार दी, जब दिल किया बिगाड़ दी, जिंदगी तो मेरी थी किसी और ने गुजार दी। अरे वाह। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रुशना ज़मीर एंड यू आर वाचिंग दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। आपको पता है जब हम मुख्तलिफ गेस्ट को दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट के सेट पे लेके आते हैं तो मुख्तलिफ सवालात मेरे भी जहन में आते हैं और मैं सोचती हूँ कि जो सोचा था उससे हकीकत जो है वो मुख्तलिफ है। अब हम यूजुअली जब ड्रामाज देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये किरदार बहुत अच्छा है, वो किरदार बहुत अच्छा है। एक्टर्स की बड़ी तारीफ़ होती है कि इसने बड़े अच्छे से अपने किरदार को निभाया है, लेकिन एक वो शख्सियत जिसका जिक्र कहीं नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, वो हैं वो शख्सियत जो उन किरदारों को इकट्ठे लेके आते हैं और जिसने वो कहानी लिखी होती है, जिसने वो कहानी पिरोई होती है। उस शख्सियत का जिक्र कहीं नहीं होता, बल्कि हमें पता भी नहीं होता कि ये किरदार कौन जो है वो हमारे सामने लेके आया और ये जो इतनी बेहतरीन कहानी है ये किसने लिखी। ये बड़ी अजीब व गरीब सी बात है क्योंकि सारा क्रेडिट मेरे ख्याल से उसी शख्सियत को जाता है जो हमारे सामने इतनी खूबसूरत और बेहतरीन कहानी लेके आता है, और फिर डेफिनेटली उन एक्टर्स को भी जाता है जो कि उस कहानी को एक बेहतरीन अंदाज से हमारे सामने पेश करते हैं। आज हम इसी तरह की एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं और आपको आइडिया होगा कि जब आप कभी नॉवेल्स पढ़ते हैं या कभी कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक अलग इमेजिनेशन होती है और जब वो आपके सामने आती है स्क्रीन पे तो वो एक अलग चीज़ होती है। इसी तरह इनसे भी पूछेंगे कि क्या कभी ऐसा होता है कि आप जो लिख रहे होते हैं या जो खाका आपके दिमाग में होता है अगर वो स्क्रीन पे उस तरह से न हो तो क्या जज्बात होते हैं, क्या एहसासात होते हैं और कैसा फ़ील होता है कि ये स्क्रिप्ट जो है वो मेरे सोच के जो है वो अक्कासी नहीं कर रहा या मुख्तलिफ है। और कभी ऐसा भी डेफिनेटली होता होगा कि जो इन्होंने लिखा है उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से एक स्क्रिप्ट को जो है वो स्क्रीन पे प्रेजेंट किया जा रहा है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, 18 साल एक्सपीरियंस है इनका और बहुत सारे ड्रामाज लिखे हैं तमाम तर चैनल्स के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा चैनल रह गया होगा जिसके लिए इन्होंने ड्रामा ना लिखा हो। हम टीवी के लिए, पीटीवी के लिए, जियो के लिए, ARY के लिए बड़े बड़े नाम हैं जिनके लिए ये ड्रामाज लिखते रहे हैं। 18 साल से ड्रामाज लिख रहे हैं। द वन एंड ओनली सूरज बाबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और मैं एक चीज़ बीच में स्किप कर गई हूँ कि ड्रामास के साथ साथ आपने 2 फिल्म्स भी लिखी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और लिखने के बारे में ही क्यों सोचा, कुछ और करने के बारे में कुछ क्यों नहीं? सबसे पहले तो आपका भी थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। एंड आज वेदर बहुत हम ऑडियंस को बता दें कि बाहर बारिश हो रही है, अच्छा है। उसके बावजूद हम आए हैं। और सवाल था लिखने का सफ़र। एक्चुअली राइटर्स आर बॉर्न,
मतलब ये बनाए नहीं जाते। तो मुझे जब मैं स्कूल डेज़ में ही था तो जो स्कूल के एसेस होते थे वो मैं ख़ुद लिखता था। मतलब मुझे जगह तकरीरें करनी थी तो मैं अक्सर ना वो ख़ुद बनाता था। मतलब टेक्स्ट बुक पे बहुत कम डिपेंड करता था। तो फिर मुझे मेरे टीचर्स ने अप्रिशिएट किया कि यू शुड राइट, तो वहाँ से एक अप्रिसिएशन मिली। और फिर मेरी 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 एक्चुअली मैं इस मामले में भी लकी हूँ कि मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम रफ़ी पीर थिएटर। सो उस्मान पीरज़ादा, इमरान पीरज़ादा, देन मैडम शीरी पाशा। अरे वाह, तो इन लोगों के साथ मैंने काम किया है। तो अजोका थिएटर में मैंने किया। तो अरे वो वेरी मुझे नाइस। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना नहीं करना पड़ा। स्मूथ मतलब रास्ता चला। स्मूथ रास्ता रहा, जैसे खुदा ने एक मेरे लिए वो सिलसिला बनाया हुआ था। तो बस वो फिर चलते चलते यहाँ यहाँ पहुँच पहुँच गए। ठीक। सच में मुझे ये बताइएगा कि जब आप लिखते हैं तो क्या कोई ख़ास अल्फाज का इस्तेमाल शुरू किया, या कोई ऐसे वो कहते हैं ना कोई शायराना अंदाज था, या कोई बड़ी सख्त किस्म की उर्दू जो है वो लिखनी शुरू की, जिससे आपके उस्तादों को ये अंदाज़ा हुआ कि हाँ सूरज में ये कैपेसिटी है और ये काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है? आ, मतलब मुझे लगता है कि हाँ, सख्त उर्दू तो नहीं, मैंने आम फहम बात की। प्योर उर्दू। नो, आम फहम, क्योंकि मेरी एक ये भी कहते हैं ना कि हर राइटर की एक इनफरादियत होती है, कुछ डिफरेंट होना। तो मैं शायद इसलिए भी हूँ कि मैंने हमेशा आम किरदारों की आम ज़ुबान लिखी है। सही। बिकॉज आई बिलीव कि आई डोंट राइट फॉर द पीपल, आई राइट ऑन द पीपल। वेरी नाइस। मतलब मैं लोगों के लिए नहीं, लोगों की पे लिखते कहानियाँ हैं। लिखता हूँ, लोगों पे लिखता हूँ। और वो मेरे किरदारों को लगता है ये उनकी लैंग्वेज है। मुझे अक्सर मेरे एक्टर्स कहते हैं कि सूरज भाई आपका ड्रामा करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो वही लैंग्वेज है जो हम हाँ, बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं शायद इसलिए भी मेरे उस्तादों ने मुझे ये भी अप्रिशिएट किया कि मैं आम फहम ज़ुबान जो हर एक को समझ आ जाए, मेरे सुनने वालों को, पढ़ने वालों को, देखने वालों को। सो आई बिलीव ऑन कि जो करेक्टर की लिंगो है वो इस्तेमाल सही। करें। राइटर्स बड़े बोरिंग समझे जाते हैं, क्या वाकई ऐसा है? अच्छा, आई एम नॉट बोरिंग। बोरिंग, अच्छा मुझे नहीं लगता बोरिंग है। हाँ, वो ये हो सकता है कि उनकी अपनी एक अलग दुनिया हो दुनिया सकती ही है, से। लेकिन मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, आई डू पार्टी, आई लव वॉचिंग सिनेमाज। और मैं तो टिक के बैठता ही नहीं हूँ। मतलब मुझे सही। घूमना फिरना, ट्रैवलिंग से तो इश्क है मुझे। सो मुझे नहीं लगता राइटर्स बोरिंग होते हैं। हाँ, जिनका वो दोस्त होगा उनसे कभी पूछ के देखें हाँ, वो कि वो, ज़्यादा उनको सही चुप कराना मिजाज पड़ता है है। राइटर्स को। तो जो दूर के लोग हैं जो हमें नहीं जानते, उनको लगता है शायद कि राइटर्स बोरिंग होते हैं, शायद लेकिन मुझे ये लगता है कि लिखने वाले जो हैं वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने अल्फाज जो हैं वो जिस तरीके से एक कागज़ के ऊपर लिखते हैं तो वो शायद बोलने में उस तरह से हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अरे नहीं, लिखने मुख्तलिफ है। वालों को बहुत बोलने का शौक होता है। कभी आप शायरों को देखें, वो पुराने ज़माने के शायर तो कहते हैं कि घर से सब्जी लेने आए हैं तो मुशायरे पे चले गए हैं। अरे वाह। और लोगों को रोक रोक के कुछ अच्छा लिख लेते हैं तो रोक रोक के कहते हैं कि यार ये चीज़ सुनो, मैंने सुनो। फ़लाँ चीज़ लिखी है। तो ये लोगों ने परसेप्शन बनाए हुए हैं। इवन हमारे चैनल्स वालों ने भी ना, मतलब हमारे लिए प्रोग्राम बना लिया रात गए कि राइटर ने मतलब अब इंडिया में देखें कि या हमारे दूसरे जो कंट्रीज़ हैं कि राइटर्स हो गए या वो जो बिहाइंड द स्क्रीन लोग रहते हैं उनको वो एज अ जजेस बुलाते हैं, डांस प्रोग्राम में, म्यूज़िक प्रोग्राम में, रियलिटी शोज़ में। हमारे यहाँ राइटर्स को मतलब हालात हाजरा के लिए बुला लिया। मतलब आपने तो एक इनिशिएटिव लिया ना कि पॉडकास्ट में राइटर्स को भी बुलाया, वरना पॉडकास्ट राइटर का मीडियम नहीं है। हमारे यहाँ लोगों ने सोच लिया है कि राइटर्स को किसी सीरियस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाना है, किसी अदबी उस पर भी बुलाओ। बट राइटर्स बड़े कलरफुल होते हैं, इनको डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने का मौका देना चाहिए और इनको बुलाना चाहिए। सही। क्या ये होता है कि हर राइटर जो है वो मुख्तलिफ किस्म का लिखता है? लाइक कुछ राइटर्स होंगे जो शायद जो सोशल इश्यूज़ हैं बस वो उन्हीं पे लिख सकते हैं, कुछ राइटर्स होंगे जो सिर्फ लव स्टोरीज लिख सकते हैं। क्या ये होता है, या फिर राइटर जो है जिसकी एक एबिलिटी है लिखने की तो वो हर तरह के मौजू के ऊपर लिख सकते हैं? यू राइट, बिकॉज हर राइटर का अपना एक कैनवस होता है, अपना एक जॉनर होता है, एक फोटे होता है। कुछ रोमांटिक बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ अफसाने बहुत अच्छे लिखते हैं, कुछ एक्शन लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी एक्सपर्टीज़ है, आई एम बेस्ट इन डायलॉग्स राइटिंग। मतलब मैं ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ और रोमांस पे लिखता हूँ। मतलब मैं एक्शन नहीं लिख पाऊँगा, कॉमेडी भी बहुत कम। तो आई थिंक हर राइटर का अपना एक फोटे है कि वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है। लिखना चाह रहे हैं और किस चीज़ में एक्सपर्ट है।
अब वो शुरू वाला सवाल जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि क्या कभी ऐसा होता है कि आप जो किरदार लिख रहे होते हैं वो उस तरीके से स्क्रीन पे नज़र नहीं आते? क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक नावल पढ़ा और जब उसी का ड्रामा ऑन एयर हुआ तो वो ड्रामा मुझे इंतहाई बुरा लगा, इसलिए कि शायद मेरी इमेजिनेशन अलग थी उस बारे में, वो लड़की की इमेजिनेशन अलग थी, जो बाकी किरदार थे उनकी इमेजिनेशन अलग थी। और शायद यही होता है जब हम मुख्तलिफ नावल्स पढ़ते हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी के हों या उर्दू के हों, जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो वो हमें पसंद नहीं आते। तो क्या आपके साथ भी होता है कि कोई किरदार जो आप लिख रहे हों और वो स्क्रीन पे आए तो या तो बहुत ज़्यादा दिल को भा जाए कि यार जो मैंने लिखा था उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, या कभी ऐसा हो कि आप बड़े डिसहार्ट हो जाएं कि जो मैंने लिखा था वो इसने करके नहीं दिखाया? इट हैपन्स सम टाइम। कभी कभी हमने जो लिखा होता है उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, और कभी कभी जो लिखा होता है उससे इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मोस्टली मेरे एक दो प्रोजेक्ट्स में एक्टर्स ने इतना कमाल परफॉर्म किया कि मुझे लगा, मैंने डायरेक्टर को कॉल की, मैंने कहा सर आपने तो मेरे स्क्रिप्ट को सजा दी है। अरे वाह। और मुझे लगता है कि राइटर्स में ये करेज होना चाहिए कि अगर आपके एक 60% एफर्ट वाले प्ले को वो 100% बना दे तो इसको भी एडमिट करो, और अगर 100% वाले को 60% कर दिया जाए, क्योंकि अक्सर मैंने राइटर्स देखे हैं वो पॉडकास्ट पे आके या इंटरव्यूज़ में कहते हैं जी मेरे फ़लाँ ड्रामे के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, बट बहुत से ड्रामों को हिट भी तो ये लोग करवा देते हैं। तो ये होता है कभी मुझे लगता है कि नहीं ये उस तरह से नहीं हुआ जैसे मैंने अज्यूम किया था, और कभी कभी वो मेरे लिखे हुए से भी इतना अच्छा हो जाता है। तो इट्स बैलेंस्ड होता है, दोनों लेकिन चीज़ों को इसका एक्सेप्ट रोना करना रोते रहें कि नहीं जी वो चैनल ने ज़्यादती कर दी, मेरा तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर आजकल जो एक नया ट्रेंड चला है कंटेंट टीम, जो चैनल्स में कंटेंट टीम है, तो कुछ राइटर्स कंटेंट टीम के खिलाफ बोल के बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो बंदा पूछे कि यार जब वही कंटेंट टीम आपका ड्रामा सुपरहिट करा देती है, फिर तो आप नहीं कहते कि जी ये चीज़ें मैंने नहीं लिखी थी लेकिन फिर भी कंटेंट ने उसमें ऐड की। ज़्यादा अच्छा कर तो हमारे यहाँ नाकामी का जिम्मेदार हमेशा दूसरे को ठहराया जाता है। तो आई थिंक अगर कोई चीज़ बुरी हो जाए तो उसको भी एडमिट करो। अब यहाँ पे मेरे पास आते हैं दो सवाल। एक तो ये कि जब एक्टर्स की सिलेक्शन हो रही होती है तो क्या उस टीम में राइटर को शामिल किया जाता है? और दूसरा सवाल ये है कि कोई आपका ऐसा ड्रामा या कोई भी किरदार जो आपने लिखा हो और आप चाहते हो कि ये दोबारा से परफॉर्म किया जाए क्योंकि वो उतना मज़े का नहीं हुआ, ये अगर दोबारा से परफॉर्म हो और किसी और कैरेक्टर को आपने इमेजिन किया हो कि यार ये अगर ये परफॉर्म करे तो शायद ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म हो, कोई ऐसा कैरेक्टर है? अच्छा, पहला सवाल तो ये कि कास्टिंग में राइटर मुझे लगता है होना चाहिए और होता भी है। पहले ज़माने में जब पीटीवी था तब तो राइटर्स इशफाक साहब को इस कॉर्नर पे लिख देते थे, आरिफा सिद्दीकी, रूही बानो, एक्टर्स का नाम लिख दिया जाता था, एक्टर का वेट किया जाता था। अभी भी बेशुमार चैनल्स में, जैसे आई फील माई सेल्फ लकी कि मुझसे अक्सर फ़ोन करके पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि चीज़ शूट हो गई होती है और मुझे अचानक मैसेज आता है कल वो ऑन एयर है, और मैं यूँ देख रहा होता हूँ कि Shocked. हाँ, मतलब कभी टेलीफिल्म्स अमूमन जो शॉर्ट प्लेज होते हैं उनके साथ ये होता है। बट मुझे लगता है कि राइटर्स को एक दफ़ा लूप में ज़रूर लेना चाहिए कास्टिंग के लिए, जो कि लेते भी हैं चैनल्स, लेकिन अक्सर जो को पैसा नहीं होता तो उसमें राइटर सोचता है बेचारा कि मैंने कुछ और सोचा था। बाकी आपका सवाल था कि कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपका फ़लाँ प्ले रीशूट होना चाहिए, तो आई थिंक कुछ मेरे ड्रामाज हैं ऐसे जो मुझे लगता है कि वो अब आने चाहिए। जैसे डाक बाबू मेरा एक प्ले था, उज़मा गिलानी आपा ने उसमें एक्ट किया था एंड सुहेल समीर। तो कुछ कहानियाँ मेरी ऐसी थी जो मुझे लगता है मैंने वक्त से पहले ऑडियंस को दिखा दी हैं, वो कहानियाँ आज की थी। मतलब कुछ स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये मिक्स मैच कर गए उस एरा के साथ। हाँ हाँ, मतलब कभी कभी आप वक्त से पहले की कहानी दे देते हैं, तो उसमें मैं एक्टर्स को ब्लेम इसलिए नहीं कर सकता कि देखिए हर कोई अपनी 100% देता है। बेचारा एक्टर जो है वो कोई भी नहीं चाहता कि मैं इसको अच्छे तरीके से ना परफॉर्म कर पाऊँ, लेकिन यस कुछ मेरे स्क्रिप्ट्स हैं जो मुझे लगता है, और मैं ख़ुद भी एज अ राइटर आई थिंक उनको मैं री राइट करूँगा एंड आई विल राइट। ठीक है सूरज भाई, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप लोगों को ये सजेस्ट करते हैं या आप ये समझते हैं कि जो राइटिंग का प्रोफेशन है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप एक हैंडसम अमाउंट जो है वो गेन कर सकते हैं, या फिर ये ऐसा प्रोफेशन है जो आपको स्टेबलाइज कर सकता है, या पाकिस्तान में उस तरह से वैल्यू नहीं किया जाता तो बस वो सो है, शौक है तो उसकी वजह से कर रहे हैं? अच्छा, कभी था, अब राइटर्स को बहुत अच्छा मिलता है,
मतलब मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो वी आर रियली पेड वेल। अब हम इंटरव्यूज़ पे भी जाते हैं, पहले नहीं होता था। अब राइटर्स को इंटरव्यूज़ के लिए भी पे किया जाता है। और अब जैसे ज़्यादा चैनल आने से एक चीज़ अच्छी हुई है, कंपटीशन आने से कंपटीशन। मुझे लगता है कि जो नंबर 1 राइटर हैं, जो सीनियर राइटर्स हैं, आप हैरान हो जाएंगे, वो आपके मुल्क के सुपरस्टार से भी ज़्यादा ले रहे होते हैं। मतलब कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो आपके ड्रामे में काम करने वाले मेन लीड एक्टर से ज़्यादा चार्ज करते हैं। और बेशुमार राइटर्स को मुझे लगता है जो कहते हैं कि हमारे मुआवजे नहीं बढ़ रहे, मुआवजे होने चाहिए, तो उसके पीछे रीजंस होती हैं। इफ़ यू आर अ फेमस, अब देखें ना, ये कहा जाए जी फ़लाँ एक्टर को इतना ज़्यादा दिया जाता है और फ़लाँ को नहीं। मेरे जो बड़े राइटर्स हैं, जो सीनियर है, मैं को जी मुझे वो अमाउंट क्यों नहीं दी जाती? भाई उसके पीछे उनकी मेहनत है, स्ट्रगल है। उनकी स्ट्रगल है, उन्होंने 4 सुपरहिट दिए हुए हैं। तो आई थिंक मेरा जो एक्सपीरियंस है कि प्राइवेट चैनल आने से राइटर्स की अमाउंट भी इंक्रीज़ हुई हैं। इवन पीटीवी ने अभी रिसेंटली, मैंने ईद की टेलीफिल्म उनकी की, ईद मेरे नाना की, एंड दे हैव पेड मी जो मुझे प्राइवेट चैनल्स देते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा तो पीटीवी से लोगों को गिला होता है। तो अगर सोचो सरकारी इदारे ने अपने बजट इंक्रीज़ कर दिए हैं, तो बाकियों ने तो बाकियों ने तो करना ही है। लोगों को गिला भी बड़ा होता है यार, पेमेंट्स नहीं मिली हमें। ये तो आर्टिस्ट को मोस्टली ये गिला होता है कि पेमेंट्स नहीं मिली, और राइटर्स का हमेशा ये गिला होता है कि हमसे बड़ी औने पौने दामों जो है वो स्क्रिप्ट ले लिया गया, लेकिन जब उसको परफॉर्म किया गया तो वो उससे बड़ी अच्छी रेटिंग आई और उससे बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ। हाँ, ये इस पे ज़रूर काम होना चाहिए। इसको मैं कहूँगा रॉयल्टी, कि बाकी सब मुल्कों में रॉयल्टी मिलती है। अब जैसे मेरे ड्रामाज अगर 10-12 दफ़ा ऑन एयर हो रहे हैं, चैनल्स को तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ना बेचारे एक्टर्स को मिल रहे हैं, ना राइटर्स को मिल रहे हैं, ना टेक्नीशियंस को मिल रहे हैं। तो आई थिंक जब कोई प्रोडक्ट सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रीरन हो, तो लाइक 5%, 10% कुछ अमाउंट उस एक्टर को रॉयल्टी का मतलब है कि एक उसके फंड्स में जमा होती रहे, ताकि वो अपना बुढ़ापा अच्छे तरीके से गुजार सके। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मेरे ख्याल से ये होने चाहिए, प्रोफेशन को बेहतर बना सकते या क्योंकि अभी इंटरव्यू से पहले जैसे हम बात कर रहे थे, आपने पूछा कि एक्टर्स जब बीमार होते हैं या बड़े बड़े लेजेंड्स, तो बेचारों की इतनी वो बुरी हालत क्यों होती है, डिसेबल, और वो हमेशा बेचारे। मेरा ये सवाल होता है कि आप लोग एक अपने लिए खुद का इदारा क्यों नहीं बनाते जिसमें फंड्स इकट्ठे हों। लाइक जब आपका पीक टाइम है तो उसमें आपकी जो इनकम है उसका 2%, 3% या इवन 1% भी जाए, तो मेरे Yes. ख्याल से जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो इतनी अमाउंट जमा हुई होगी कि उसकी मदद की जा सके। जब भी कोई आर्टिस्ट बीमार होता है तो फिर क्या होता है, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही कैंपेन्स होती चलती कैंपेन्स हैं, चलती हैं, फंड रेजिंग और की उसका भी कोई जाती फ़ायदा है, नहीं होता। उससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट होती है। एंड इट्स लाइक अ पेंशन, कि एक्टर्स जब अपने पीक पे काम कर रहा है तो एक लिमिटेड अमाउंट उसकी फ़ी में से एक इदारा ऐसा बन जाए, जैसे डिफरेंट इदारे बने हुए हैं, तो एक्टर्स का, शोबिस का एक इदारा हो जो कि उसकी अमाउंट एक अलग से कटती जाए, जैसे ऑल बेनिफिट फंड बाहर के मुल्कों में होता है। तो राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, सिंगर्स, म्यूजिशियन, उसको पता होगा कि सारी उम्र मेरे इतने पैसे कटते रहने हैं, जो कभी वही इदारा ज़रूरत के वक्त पे मुझे काम आए। और दूसरा, चैनल्स में एक एक्टर्स को रॉयल्टी देने का ट्रेंड होना चाहिए, जो कभी था, पीटीवी के एक ज़माने में था, अब वो ख़त्म हो चुका हुआ है। उससे भी एक्टर्स बेचारे आखिरी दिनों में अपने ही तई अपनी मदद कर सकेंगे। अब मुझे लगता है एक्टर्स या आर्टिस्ट जो है वो थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग के साथ या इस प्रोफेशन के साथ अपना कोई ना कोई साइड बिजनेस शुरू किया है। लाइक जिसको भी देखती हूँ, या तो कपड़ों का ब्रांड शुरू किया है, या परफ्यूम्स का शुरू किया है, या कॉस्मेटिक्स का है, या सैलून है। तो अब वो शायद खुद समझदार होते जा रहे हैं। हाँ, अब ऐसा है, चॉइसेस भी है ना। पहले एक्टर बेचारा सिर्फ एक्टिंग करता था, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। Exactly. अब एक एक्टर खाली स्टोरी लगाने के इतने पैसे चार्ज कर लेता है। अब वो मल्टीनेशनल कंपनीज उनको कहती है कि प्लीज़ हमारी एक इंडोर्समेंट कर दें, हमारी एक स्टोरी लगा दें। पहले जब ईद आती थी तो एक्टर वेट करता था कि मैं ईद ट्रांसमिशन में जाऊंगा। अब जब ईद आती है तो उसको क्लोथिंग ब्रांड वाले अप्रोच कर रहे होते हैं, परफ्यूम्स वाले अप्रोच कर रहे होते हैं कि हमारी इंडोर्समेंट कर दें। तो अब ज़राए चेंज हो गए, बदल भी गए हैं और ज़्यादा भी ज़्यादा, यस। पहले सिर्फ ये कि जस्ट एक्टिंग हो रही होती थी, अब जो है वो ब्रांड प्रमोशन आ गई, ब्रांड्स के एम्बेसडर्स बन जाते हैं, यस, इंडोर्समेंट और ये चीज़ें तो मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन ये मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप है। यस, इट्स रियली गुड। सोशल मीडिया की जहाँ पे बात आई है, तो सोशल मीडिया की एक कंट्रोवर्सी ये भी चलती है, या बहुत सारे एक्टर्स ये गिला भी करते हैं कि अब जो है वो टिकटॉक से जो बच्चे आए हैं, नए बच्चे, बस उनको लिया जाता है। या फिर एक जो चीज़ जो मेरे लिए थोड़ी ऑड भी है, क्योंकि मैं कहती हूँ आपके काम को देखना चाहिए, आपके फॉलोअर्स को नहीं देखना चाहिए।
तो बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट जो हैं इसमें मार भी खा रहे हैं, और बहुत सारे वो उस दौड़ में रहने के लिए वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में भी हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि आपकी कोई भी अगर चाहता है तो किसी ड्रामे की कास्टिंग के लिए, अच्छा इसके देखो टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हैं, इसके इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, तो क्या चीज़ वाकई में सच है कि ये फॉलोइंग और ये सारी चीज़ों का चक्कर अब शुरू हो चुके हैं? जी, बिल्कुल आई एग्री विद यू। आजकल यही है कि वो सॉरी दोबारा से शुरू। जी, आई एग्री विद यू। आजकल यही है कि किसी भी एक्टर को नॉर्मली, मुझे बुरा लगता है ये, कास्ट करने से पहले देखा जाए तो उसकी फॉलोइंग कितनी है, उसकी रीच कितनी है। और मैं ये आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट टिकटॉकर्स, वो बड़ी मेहनत करते हैं। अगर किसी एक्टर को कहा जाए ना कि 1 मिनट की वीडियो बनाओ, उसको इतने रीटेक करने पड़ेंगे। हमारे बड़े बड़े जो बेस्ट एक्टर्स हैं ना, वो भी एक टिकटॉक रील नहीं बना सकते। ये एक अलग डिपार्टमेंट है और टिकटॉकर्स ने मनवाया है। हाँ, उसमें जो वो जो एक दूसरा कंटेंट क्रिएट करते हैं वो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बड़े बड़े अच्छे वीलॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए। एक्टर्स को कास्ट करने से पहले उसकी टैलेंट या मेरिट पे कास्ट किया जाए। हमारे बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स आज इसी वजह से कास्ट नहीं हो पाते कि इंस्टाग्राम फॉलोइंग नहीं है। और अक्सर मैंने लोगों को ये कहते भी सुना है, मेरे सामने कहते हैं कि यार अपना सोशल मीडिया एक्टिव करो, थोड़ी रीच बढ़ाओ, तुम्हारे फॉलोअर्स होने चाहिए। अब एक्टर बेचारा देख रहा है कि मैं कैसे फॉलोअर्स बढ़ाऊँ, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कैमरा पकड़ के शुरू हो जाऊँ कि ये मैं हूँ ये। और आज बेशुमार टिकटॉकर्स आपको टीवी में काम करते नज़र आ रहे हैं, डायरेक्ट मेन लीड पे, मतलब कोई बीच में स्ट्रगल नहीं, कोई कुछ नहीं। आप वायरल हुए, आप ड्रामे में मेन लीड पे आके बैठ गए। बट अगेन इशू इज़ दिस कि उनका तो चलो एक्सपर्टीज़ है, उनका वो काम है, लेकिन जो बेचारा एक एक्टर है जिसने यही करना है सारी उम्र, उसको तो ना फॉलोअर्स पे जज करें या उसको तो ना इस बेस पे कास्ट करें। उसके लिए टिकटॉकर्स हैं ना आपके पास। सूरज भाई, क्या आपको लगता है कि ये मफादात की गेम है? क्योंकि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ और मैं किसी ऐसे बच्चे को या बच्ची को कास्ट करती हूँ जिसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता होगा कि ये मेरा ड्रामा जो है ये बहुत देखा जाएगा क्योंकि उसकी टिकटॉक पे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं किसी ऐसे बंदे को कास्ट करती हूँ जिसकी सोशल मीडिया पे इतनी अपीयरेंस नहीं है बट वो बहुत अच्छा एक्टर है, तो मुझे होगा कि हाँ ठीक है ये अच्छा एक्टर है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे अपीयरेंस नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, तो शायद मेरी वो व्यूअरशिप उतनी अच्छी ना आए। हाँ, यू आर राइट। मफाद भी कह सकते हो और बिजनेस भी, यस, बिकॉज चैनल्स भी तो आजकल बिजनेस देखते हैं ना। मतलब एक एक्टर को कास्ट कर लिया और उस बेचारे की फॉलोइंग ही नहीं है, तो वो टीवी पे तो रेटिंग ले आएगा, यूट्यूब पे रेटिंग नहीं आएगी। तो आजकल ये बड़ा देखा जाता है कि ड्रामा आपका एपिसोड ख़त्म होते ही अपलोड हो जाता है और मिलियंस व्यूज़, मतलब वो एपिसोड ख़त्म होते ही। तो एंड ऑफ द डे चैनल बेचारे ने भी बिजनेस करना है, तो लेकिन उसको भी रेटिंग चाहिए, लेकिन उसकी रेटिंग की जंग में बेचारे एक्टर्स फिर सफ़र करते हैं। और शायद उस रेटिंग के चक्कर में अगला सवाल भी इसी से लिंक कर लूँगी कि हम ना स्टोरी को देखना भूल गए हैं। हम एक जैसी स्टोरी देख रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली देख रही थी, किसी ने कंपैरिजन ही किया हुआ था कि जियो पे भी सेम किस्म का ड्रामा चल रहा है, हम पे भी, मतलब कोई 4-5 ड्रामास हैं जिनकी स्टोरी एक ही है, जिनमें वो ये कि रिच टाइप बंदा है जो जिसको रिश्तेदारों ने पागल कर दिया, साइकोलॉजिकली इल कर दिया है, फिर एक जो है वो गरीब से ख़ानदान से लड़की आती है, वो उसको हेल्प आउट करती है, उसका सब कुछ वो ठीक हो जाता है और उसके बाद जो है उसको रियलाइज़ होता है कि मैं क्या हूँ क्या है। तो वो सेम स्टोरी हम कॉपी करने पे लगे, तो शायद वो स्क्रिप्ट में भी हम इसी वजह से मार खा रहे हैं क्योंकि हम रेटिंग के चक्कर में हैं, हम सोशल मीडिया के चक्कर में हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने साइडलाइन कर दी हैं इसमें। अच्छा, ये सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है हमसे डिफरेंट फोरम पे कि मोनोटोनस क्यों है ड्रामास में। देखिए, हम ड्रामास बनाते हैं ऑडियंस के लिए। बिलीव मी, चैनल्स बेचारे चाहते हैं नई स्टोरी लाना, बट ऑडियंस देखना ही नहीं चाहती। ऑडियंस ऐसे फॉर्मूले में स्टक हो गई है। जब चैनल्स पे डिफरेंट स्टोरीज चली हैं, मैं आपको ड्रामास के नाम बता सकता हूँ, वो बेचारी टीआरपी नहीं लाई। पब्लिक को चाहिए रोती पिटती मासूम औरत, सब बेचारी बर्दाश्त करने वाली, टॉक्सिक हस्बैंड। मतलब एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि एक लड़का है जो टॉक्सिक है, कनपट्टी पे बंदूक रख रहा है और लड़की ने चैलेंज ले लिया कि मैं इसको ठीक करके रहूँगी। जिस खोते को उसके माँ बाप ठीक नहीं कर सके, 24 साल की उम्र तक उसको सोसाइटी ठीक नहीं कर सकी, उसकी स्कूलिंग ठीक नहीं कर सकी, तुम ठीक कर लोगी। बट
उस औरत ने टारगेट लिया और उसी किडनैपर से उसको प्यार हो जाएगा, उसी कुटने वाले टॉक्सिक हस्बैंड से उसको प्यार हो जाएगा, गुंडा उसी बदमाश उसको गुंडे पसंद आ बदमाश जाएगा। से प्यार हो जाएगा। और उसकी वजह से माशरे में लड़कों को भी आप मतलब एक इंडोर्समेंट हो रही है नेगेटिविटी की। जो रिसेंटली एक टिकटॉकर बेचारी का मर्डर भी हो गया बिकॉज इस चीज़ ने उसको ग्लोरीफाई किया। और और प्रॉब्लम क्या है कि आप इन ड्रामास की टीआरपी देखें, जितने ड्रामास टॉक्सिक इस बिहेवियर पे बने हैं वो इस वक्त सुपर हिट हैं। तो ऑडियंस क्यों देखती है? अलमिया ये नहीं है कि अच्छा ड्रामा फ्लॉप हो जाए, अलमिया ये है कि बुरा ड्रामा हिट हो जाए, क्योंकि जब बुरा ड्रामा हिट होगा तो हम मजबूर होंगे वो बनाने के शायद लिए। हमारा वो सोशल मेरे ख्याल से एक इम्पैक्ट बना हुआ है ना। देखें, जब एक खातून बहू लेके आती है तो कहती है मैं तो तुम्हें लाई इसलिए थी कि मेरे बेटे को ठीक कर दो तुम। हाँ ठीक है, तुम्हें किस लिए लेके आए हम? बिगड़ा हुआ लड़का है तो सब क्या कहते हैं, शादी करा दो ठीक हो हाँ, जाए। ये बड़ा कॉमन है पिंडा जो इन्हें भैना ब्याह कर दे अब ठीक हो जाएगा। भी तुमसे ठीक हुआ नहीं। अगले की जिंदगी भी खराब की हाँ, इसने। और दूसरा मुझे लगता है कि अगेन हम सेइंग कि हम कोशिश करते हैं डिफरेंट काम करने की। आप देखिएगा बेशुमार ऐसे ड्रामाज है जो आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, आप अचानक देखोगे और आपको कितनी खूबसूरत कहानी, अच्छी स्टोरी से। और ये कैसे फ्लॉप हो गई। बिकॉज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन स्क्रीन पे जिस दिन आप औरत स्ट्रांग दिखा दोगे आपका ड्रामा ही नहीं चलेगा। चलेगा ही नहीं। हमारे बड़े सुपरहिट ड्रामे में भी जिस दिन हीरोइन को थप्पड़ पड़ा था उसके बाद उसकी टीआरपी आसमानों पे चली गई थी। तो ये बैरियर ऑडियंस ने तोड़ना है। ऑडियंस बैन करे। जब ऑडियंस ऐसे ड्रामे नहीं देखेगी तो चैनल नहीं बनाएगा। जब चैनल्स नहीं बनाएगा तो हम राइटर्स को, एक्टर्स को भी औरत हमें हमेशा बेचारी या सब कुछ बर्दाश्त कर ले। पिछले दिनों एक डिस्कशन हो रही थी जिसमें हम काफ़ी सारी लड़कियां बैठी थी, तो हम उस पर ये कहती कि यार औरतों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जितने भी ड्रामास हम देखते हैं उसमें वो जो हीरोइन है वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, हर तरह का टॉक्सिक बिहेवियर भी बर्दाश्त कर रही है, बदतमीजियाँ भी बर्दाश्त कर रही है, और आखिर में आके उसी घर में वो आराम सुकून से अच्छी ज़िंदगी भी गुजारती है। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट भी शायद हम ख़वातीन से ख़त्म करते जा रहे हैं कि अगर आपने अच्छा बनना है या अपने आप को एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल रखना है तो आपने सब कुछ बर्दाश्त करना है, चाहे सही चाहे गलत। अच्छा, मज़े की बात, ये ड्रामा लिखने वाली भी औरतें हैं। अगर आप ऐसे ड्रामास देखेंगे ना, आप लिस्ट निकालें, एक बिगड़े हुए मर्द की बीवी बनना, बेचारी औरत बनना, आप आज लिस्ट निकालें, 90% ऑफ प्लेज हैज़ बीन रिटन बाय वुमेन। और उनमें काम करने वाली एक्ट्रेसेस भी वो हैं जो फोरम पे बैठ के बात कर रही होंगी विमेन राइट्स की, लेकिन जब वो टीवी पे उसका ड्रामा ऑन एयर हो रहा होगा तो उसमें वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। वो बदतमीज़ शोहर भी बर्दाश्त कर रही है, बदतमीज़ औलाद भी बर्दाश्त कर रही है, बुरे ससुरालियों को भी बर्दाश्त कर रही है, लेकिन वही अगले दिन एक इंटरव्यू में बैठ के बात कर रही होगी विमेन एम्पावरमेंट की। ये तो वही बात हो गई कि आप बॉडी शेमिंग पे बात करती हैं, आप हमारे सोसाइटी के लोग काला गोरा पे बात करते हैं, लेकिन फेयरनेस क्रीम का ऐड आपने करना है तो पहला स्टेप आप ही लो ना। आपने काले को काला कह दिया तो बॉडी शेमिंग हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गई, लेकिन आप ही एट द सेम टाइम रंग गोरा करने वाली क्रीम का ऐड कर रही हो। तो सबसे पहले तो जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो ये बात करती हैं कि ये तो बॉडी शेमिंग होगी, अगर किसी ने कमेंट लिख दिया है उसको, तो स्लिमिंग टी का ऐड भी आप ही कर रही होंगी। फिर रंग गोरा करने सास आके कह रही मुझे तो बहू गोरी चिट्टी चाहिए। मतलब हमारी, आपको पता है हमारे ये जो आजकल जो चला है बॉडी शेमिंग वाला ट्रेंड या काले कह दिया, इसने हमारे जिसको कहते हैं ना ज़िंदगी में से लाड ख़त्म कर दिए। हम क्यूटनेस पे कहते हैं मेरा गोलू मेरा मोलू, अब आप नहीं कह सकते। अब आप मोटू को मोटू नहीं कह सकते, कालू को लाड से सारे कालू कहते थे, काला कहते थे, लेकिन अब तो भाई वो डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब सबसे बड़ी रेसिस्ट तो मेरी नानी थी, वो कहती थी चाय नहीं पीनी काले हो जाओगे, तुप नहीं जाना काले हो जाओगे। इवन हमारे यहाँ हमारी तो नज़में फिर रेसिस्ट पे हैं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। चोर काले क्यों होते हैं, गोरे चोर क्यों नहीं हो सकते? अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बाबा कनक ले आवेगा, एक पैन काली, वाई यू डिस्क्रिमिनेट, क्या जो वर्ड होता है मेरे मुंह पे नहीं चल। हाँ, तो क्यों काले रंग को वो कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो? मतलब मुझे ये समझ लगती है कि फिर तो आपको पूरा सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। अजरा की गुड़िया नहाने लगी, डूब जाने लगी। यार 2 साल के बच्चे को आप पढ़ा रहे हो कि गुड़िया नहाने लगी और फिर ऊपर से डूब जाने लगी। आप अपनी नज़में देखो, हमें पूरी नज़में चेंज करनी पड़ेंगी।
ड्राइवर बोला आ मेरे पास, तितली बोली चल बदमाश, ड्राइवर बोला, ये क्या बात, आप हरेसमेंट नज़मों में डिस्कस कर रहे हो? फिर तो पूरा सिलेबस चेंज करो, फिर तो बॉडी शेमिंग तो फिर यहीं से शुरू हो जाती है। तितली उड़ ना सकी, बस में बैठी सीट ना मिली, ड्राइवर बोला आ मेरे पास, तितली बोली चल बदमाश, मतलब हरेसमेंट एक 3-4 साल के बच्चे को, मतलब अगर फिर आना है तो फिर इस लेवल पे आओ, पूरी टेक्स्ट बुक चेंज करो। मुन्ने की अम्मी मोटी जैसे डबल रोटी, ऊपर पंखा चलता है नीचे मुन्ना सोता है, निकालो अपने सिलेबस से ये नज़में। क्यों मुन्ने की अम्मी मोटी है जी? हाँ, हमने वो कॉन्सेप्ट बनाया ना, माए हमेशा मोटी। लेकिन आज आप किसी को लाड से मोटू कह दो, गोलू कह लो, तो आपने बॉडी शेमिंग कर दी, आपने कैरेक्टर डिस्क्रिमिनेशन कर दी, आपने काला कह दिया, आपने गोरा कह दिया, और आप सबसे महंगे गोरी क्रीम के ऐड कर रही होती है। सारी एक्ट्रेसेस आज ये फैसला करें कि आज के बाद हम ऐसी क्रीम पे नहीं काम करेंगे जो रंग गोरा करने वाली हो, ऐसी चाय की इंडोर्समेंट नहीं करेंगी जो कि स्लिम करने वाली हो। ऐसे और मार्केट्स में जो मैनिक्वीन्स बनी हुई वो क्यों स्मार्ट है? क्यों एक मोटे पेट वाली मैनिक्वीन ने टी शर्ट नहीं पहनी हुई? क्यों वो फिगर बिल्कुल स्लिम स्मार्ट खड़े हुए हैं? बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाओ। तो अगर बदलना है तो फिर शुरू से बदलो। हम क्रिटिसाइज करते थे ना इंडियन ड्रामास को कि उनमें जो बहू है वो पूरा जेवर पहन के और मेकअप करके सोती है। तो अब अपने ड्रामास को देखें, उसमें भी ऐसा ही है। खातून उठती है तो पूरा मेकअप उसने किया होता है, सब कुछ। गरीब से गरीब घर की है लेकिन उसने ब्रांडेड सूट पहना हुआ है, अच्छा खासा मेकअप किया हुआ है, ब्रांडेड बैग है उसके पास। तो वो शायद हम भी वो उसी दौड़ में लग गए हैं, हमने भी रियलिटी से हट के बस उसको फैंटेसी में ही लेके। हाँ, मतलब काफ़ी चीज़ें अब बड़ी चेंज हो चुकी हैं। स्पेशली जब ये एकता कपूर वाला फार्मूला आया था तो उसने तो एक दफ़ा तो हिला दिया था, और हम अब आज भी उस चीज़ को, अब तो बाज़ारों में ये हो गया था कि मुझे कुमकुम वाली ज्वेलरी चाहिए, मुझे फलां चीज़ चाहिए, इंडियन साड़ी चाहिए हाँ। मुझे। और अब ये जो जेनजीज आए हैं ये तो दे आर वेरी ओवर स्मार्ट लोग। मतलब मुझे लग रहा है कि हमारी न्यू जनरेशन बड़ी अच्छी है, मतलब वो भी से स्मार्ट हैं, यू नो। मुझे लगता है उनको हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल होगा। बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम जनरेशन गैप भूल जाते हैं। मेरे बड़े कहते हैं जी साडा प्यो ते सानू झिड़कदा सी ते इंज हो जांदा सी। भाई वो ज़माना और था, अब यूथ और है। हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे, एक ही टीवी चैनल था, हमें फिक्स टाइम होता था कि इतने बजे कार्टून लगने हैं, इतने बजे ये लगना है, और 9 बजे खबरनामे से पहले ऐसी नींद आती थी, होश नहीं होती थी। अब आपके पास मोबाइल्स हैं, हर बच्चे के पास एक्सेस है। टाइम हैज़ बीन चेंज्ड। अब ये गैजेट वाले बच्चे हैं। हमें तो मोहल्ले वाले किसी ने डांट दिया है तो बस डर गए हैं को। अब तो बाप नहीं अपनी औलाद पे हाथ उठा सकता, वो मसला हो जाएगा जी इसने मुझ पे हाथ उठाया है। और वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये पता है, वो ड्रामास और अपने राइट्स का पता लग गया, राइट्स का, और वो धमकियां देते माँ बाप को कि आपने मुझे मारे, मैं पुलिस को हमें तो कभी सिगरेट पीते हुए गली के चाचे ने भी देख लिया है तो 3 दिन चाचे से नजरें छुपा रहे हैं कि अब्बू को ना पता लग जाए। और आज तो बाप आपके कमरे में से सिगरेट की डिब्बी निकाल रहा होता है, इकट्ठे बैठ के भी पी। हाँ, इकट्ठे, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे हमने बेचारी औरत की बात की, पहले तो इससे एक और सवाल लिंक करूंगी, वो ये है कि जहाँ पे एकता कपूर का जिक्र आया तो वहाँ पे आपके चल रहे हैं जी ड्रामा इंडिया में भी। आपके लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है क्योंकि क्रॉस द बॉर्डर, वो कहते हैं ना आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, तो वो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि भारत में चल रहे हैं, अफगानिस्तान में चल रहे हैं, इवन यूएस में भी चल रहे हैं, तो इट्स अ प्राउड मूवमेंट। तो बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे बैन हो गई हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन हो गए हैं, पाकिस्तानी सिंगर्स बैन हो गए। तो क्या आपका कोई ज़्यादा अच्छा ताल्लुक है उनके साथ जो आपके ड्रामाज जो हैं वो चल रहे हैं? एक्चुअली मेरा ड्रामा है वंगा, सही, इट्स अ पंजाबी प्ले, बिकॉज मेरी पंजाबी बहुत रिच है और वहाँ के वो वन ऑफ द टॉप नॉच चैनल पे ऑन एयर है। हुआ ये कि ये ड्रामा था 2022 में आया था, तो वो चूँकि अब वो रीटेलीकास्ट, और ये थर्ड टाइम, मतलब 2 सालों में ये पहली दफ़ा है कि एक ड्रामा थर्ड टाइम ऑन एयर हुआ है, एंड इट्स अ 52 एपिसोडर। तो मुझे लगता है कि अगर ये चूँकि उन हालात में उन दिनों में बन चुका था जब हालात नॉर्मल थे। इवन आज भी अगर अली ज़फ़र की जो फिल्में हैं, मेरे ब्रदर की दुल्हन, या राहत फ़तेह अली के जो गाने हैं फिल्मों में, जैसे भी फिल्म रिलीज़ हानिया आमिर की हुई वो दलजीत दोसांझ के साथ, तो जो पहले से शूट हो चुकी है, बन चुकी हैं, वो शायद उनको मजबूरी है। अभी जैसे मंगा थर्ड टाइम ऑन एयर हुआ है, और अगेन में बात है कि मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि मेरा ड्रामा एक इतने बड़े लीडिंग चैनल पे तीसरी दफ़ा चला है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा इंडिया वालों को, यार दिल वड्डा करो। हम कभी ये नहीं रखते, इतने सख्त हालात में भी हमारे यहाँ सिख यात्री आए हैं, वो पंजा साहब आए हैं, वो नानक साहब आए हैं। आप किसी सरदार से पूछो जो पाकिस्तान आता है, किसी इंडियन से पूछो जो पाकिस्तान आता है, हम बाहें फैला लेते हैं, उनको वेलकम करते हैं। वो मेरे भाई हैं लेकिन इतने छोटे दिल वाले हैं
कि ज़रा सा इंडियन पाकिस्तान कंट्रोवर्सी चलती है, सिंगर्स को बैन कर दिया है, एक्टर्स को बैन कर दिया है, इसको बैन कर दिया है, मतलब यार दिल बड़ा करो। यार क्या लगता है कि थोड़ी वो हमसे कॉम्प्लेक्स का शिकार है या हमारे टैलेंट से डरते हैं, क्योंकि एक ज़माना था जब आतिफ असलम के गाने वहाँ पे बड़े सुने जाते थे, तो उसके काउंटर में उन्होंने अरिजीत सिंह को लॉन्च किया और वो उनके गाने जो है वो एक कंपैरिजन में ले आए ताकि वो पाकिस्तानी लेगेसी जो है वो साइड पे हो जाए। तो क्या टैलेंट से खौफ है या इस वजह से दिल छोड़ते हैं या बस वो बॉर्डर का फ़र्क है इसलिए? नहीं, टैलेंट से खौफ नहीं है, इट्स अ पॉलिटिक्स। उनको इलेक्शन जीतने के लिए मुद्दा चाहिए होता है कि पाकिस्तान के लीडर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी है तो उनको इलेक्शन विन कर जाना है, उनके लिए एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव बहुत बिकता है। अदरवाइज यूट्यूब पे हमारे ड्रामों की हाईएस्ट रेटिंग इंडिया से आती है। आप कभी व्यूज़ चेक करें, जब इंडिया ने यूट्यूब बैन की थी तो वो मतलब 80% इंडियंस ने वो क्या कहते हैं वीपीएन और डिफरेंट एप्लीकेशंस के जरिए डाउनलोड किया, और अब तो उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामास के लिए अलग से साइट्स खोल दी हैं। मतलब ये इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ है, लेकिन पब्लिक आर क्रेजी अबाउट पाकिस्तानी ड्रामास। वो एक टाइम था ना जब वो हमारे पेरेंट्स बताते होते थे कि इंडिया में भी जब पाकिस्तानी ड्रामे लगते थे तो इंडिया की सारी गलियां जो हैं वो खाली हो जाती थी, बाजार बंद ऐसे ही हो है, आज भी ऐसे ही है। मुझे जब मेरे कोई ड्रामा ख़त्म होता है एपिसोड, तो हमें इतना अच्छा फीडबैक इंडियन ऑडियंस का आता है। आप किसी भी एक्टर से पूछ के देखें, राइटर्स, डायरेक्टर्स, हमारी यूट्यूब पे मैक्सिमम ऑडियंस इंडियन होती है। तो आवाम की सतह पे ये नफरतें नहीं हैं, ये ऊपर के लेवल पे है पॉलिटिक्स। और वो आई थिंक वो आरे लगे रहे। तो अभी देखो सैलाब ने फिर सबको एक कर दिया, मतलब वो जो पंजाब का जो सिलसिला चल रहा है पानियों का, तो हम तो फिर वेलकम कर रहे हैं। अब मतलब यू नो कि ठीक रहो यार, आप डिवाइड करते जाएं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूनिटी जो है वो हो जाएगी। और फिर अगेन वही बात कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, तो मेरे ख्याल से उसको पॉलिटिक्स से दूर रखना नहीं, लेकिन आर्ट हैज़ अ बाउंड्री जब मुल्क की बात आए, लेकिन उस सतह पे जब मुल्क की लेवल पे बात आ जाए तो फिर आपको अपनी एक बाउंड्री रखनी है। बट अभी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना सख्त हो जाता है हम एक्टर्स पे। मुझे लगता है हमें गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने प्रेशराइज किया हो कि नहीं लिखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम तो बड़े खुले दिल वाले लोग हैं। इवन आपको पता है कि इंडियन एक फिल्म एक्ट्रेस थी, उनको हमने पॉडकास्ट पे भी बुलाया, जो पाकिस्तान आई, उन्होंने विजिट किया, कुछ पिछले साल की बात है, तो उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस था एंड शी वाज वेरी हैप्पी। यहाँ की जवेद अख्तर आया है, हमने इतना उनको वेलकम करते हैं, लेकिन इंडिया में ना बेचारे एक्टर्स को पाकिस्तान की बुराई करनी पड़ती है बल्ले बल्ले करवाने के लिए। उनके जितने वीलॉगर्स यहाँ पे आते हैं, जो कंटेंट वाले आते हैं, वो बेचारों को ये मंचन बेचना पड़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर। हाँ, पॉलिटिकल। अदरवाइज पब्लिक जो है वो दोनों मुल्कों की बहुत कंफर्टेबल है और वो अप्रिशिएट करते हैं, दोनों साइड के हैं। कंटेंट। अच्छा, हम कंटेंट की बात करें, थोड़ी देर पहले हमने बीच में आर्टिस्ट की भी बात की कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट वो हैं जो कि शायद पूरे दुनिया में माने जाते हैं कि अच्छे आर्टिस्ट हैं और अपना काम करना बड़ी बखूबी जानते हैं। अब हम देखते हैं यही आर्टिस्ट जब अपने पीक पे होते हैं तो बड़ी इनकी वाह वाह हो रही होती है, सब इनको जानते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा डाउनफॉल आता है तो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ बीच में ये कि अब हम देख रहे हैं कि सारे जो आर्टिस्ट हैं बड़े आइसोलेटेड से हैं। अब पता चलता है, जैसे हुमैरा असगर का केस था कि पता चला कितना अरसा वो बिल्कुल आइसोलेटेड रही, ठीक है। वो बीच में किसी ने एक बड़ी खूबसूरत एक फ़िक्रा लिखा था कि बीच में 2 ईदें भी आई तो क्या उन पर भी किसी को वो याद नहीं आई। तो क्या ये इंडस्ट्री थोड़ी सेल्फिश भी है अपने आप को लेके कि जो पीक पे है या जिससे राब्ता हो रहा है तो ठीक है, जिससे थोड़ा सा कट ऑफ हुआ है तो बस उसको भूल गए? अच्छा, ये सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, चूँकि ये सेलिब्रिटीज़ हैं तो हाईलाइट होते हैं। जैसे आयशा खान है, हमारी लेजेंडरी एक्ट्रेस थी, उनकी 15 दिन बाद डेड बॉडी का पता चला, इनका 8 महीने बाद चला। आई थिंक ऐसी बेशुमार लाशें डेली फ्लैटों से, अपार्टमेंटों से मिलती हैं, लेकिन चूँकि वो सिविलियन, वो कॉमन मैन होते हैं, उनको कोई जानता नहीं। जो पब्लिक फिगर हो, जो थोड़ा सा फेमस हो, वो हाईलाइट हो जाता है। और ये एक्टर्स की बात नहीं, ये हम इंसानों ने खुद से एक बाउंड्री सेट की है। मैं जब चूँकि अब कराची शिफ्ट हो गया हूँ काम के सिलसिले में, तो पिछले दिनों मेरी आर्टिस्ट से बात हुई, तो मैंने कहा अरे आप कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं तो फ़लाँ एरिया में रहता हूँ। अरे तो मैं भी तो वहीं रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा हमें पता ही नहीं। तो उसने ना बड़ी तारीफ़ से कहा, कहती यार सूरज, यही ब्यूटी है कराची की कि यहाँ पे ना पीपल डोंट इंटरफेयर, लोग एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। उसके 10 दिन बाद ही हुमैरा असगर वाली न्यूज़ आ गई, तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा आई थिंक वी शुड इंटरफेयर, मतलब ट्रेसपासिंग ना करो,
लेकिन बहाने से अपने पड़ोसी के यहाँ 10-15 दिन बाद बहाने से पता करने जाओ बेल बजा के कि बाजी आपकी लाइट आ रही है। कुछ दिन अगर लगे कि यहाँ से कोई आ नहीं रहा, कभी बहाने से पूछ लो आपका बिल आ गया है, पानी आ रहा है, वो चीनी कितना है, खूबसूरत वो था कि पत्ती जब कुछ है, बनता था तो हम शेयर करते थे। हाँ। तो मुझे लगता है ये आइसोलेट होने वाला कल्चर बहुत गलत है, क्योंकि तन्हाई जो है, डिप्रेशन, आइसोलेशन, इसमें सुसाइड टेंडेंसी होती है। पाकिस्तान में आज भी हमारे यहाँ डिप्रेशन को बीमारी नहीं समझा जाता, इसको फेज ऑफ माइंड समझा जाता है। खुदा के वास्ते डिप्रेशन एक बीमारी है, इसको बीमारी समझो। और जो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझसे शेयर करते, यार आप सुनते कहाँ हो? जब हमारा का केस हुआ तो एक्टर्स ने ग्रुप बना लिया व्हाट्सएप का और सब ने कहा आई एम देयर टू लिसन टू यू। आप तो कहते यार छाड़ पे इन्हें अपना डिप्रेशन सुनान डे पैना है। मतलब कोई किस तरह आप अपना डिप्रेशन शेयर करे? व्हेन ही इज डिप्रेस एंड ही वांट टू शेयर समथिंग विद यू, आप उससे किनारा कर लोगे, आपको लगेगा ये जो हर वक्त डंडी रोने रोता रहता है। तो दूसरा एक बात, थिन लाइन जो सबको मैं कहना चाहता हूँ कि देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन बीइंग इंडिपेंडेंट एंड बीइंग अलोन। इस लाइन को समझो, इंडिपेंडेंट होने और तन्हा होने में बड़ा फर्क है। हमने इंडिपेंडेंट होने को तन्हा होना समझ लिया। एक लड़की अगर इंडिपेंडेंट है तो खुदा के वास्ते वो इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन अपने नौकर चाकर के साथ इंडिपेंडेंट हो। उसकी एक काम वाली उसके पास होनी चाहिए, उसके गांव की कोई बच्ची उसके साथ होनी चाहिए, उसका कोई दोस्त होना चाहिए। ये ना हो कि 8 महीने बाद आपकी डेड बॉडी भी आपके अपार्टमेंट से मिले, क्योंकि आप तो इंडिपेंडेंट हैं। तो बीइंग इंडिपेंडेंट एंड बीइंग अलोन आर टू डिफरेंट थिंग। तो हर इंसान का कोई एक दोस्त होना चाहिए, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो फादरली फिगर है। देयर शुड बी समवन। डेली आप किसी को एक गुड मॉर्निंग भेजो, ताकि जब 2-3 दिन तक आपका गुड मॉर्निंग ना आए तो अगला के यार इसका मैसेज नहीं आया, वो आपको कॉल करके देखे, आपका नंबर ऑफ हो तो आपके पेरेंट्स से रब्ता करे, वो थोड़ा अपसेट हो। तो ये कहना नहीं नहीं जी आजकल जो बड़ा ट्रेंड है, या मुझे तो आई लव आइसोलेशन और मैं तो नहीं, भाई तुम्हें नहीं पता, ये दीवारें, ये तन्हाई तुम्हें तबाह कर जाएगी, तुम्हें खा जाएगी। तुम्हें एक दोस्त चाहिए। ये डायलॉग्स के लिए बहुत अच्छा है कि यार प्लीज अपनी दुनिया बनाओ। आपको दोस्त चाहिए, आपको रिश्ते चाहिए, आप अकेले नहीं जी सकते। इंडिपेंडेंट होने का भी मतलब ये रखो कि इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी देयर शुड बी समबॉडी हु कैन बी इन टच विद यू। कोई एक तो ऐसा हो जिसको आप डेली गुड मॉर्निंग ही एटलीस्ट कह सके। तो ये हुमैरा असगर टाइप वाकया दोबारा नहीं होंगे। सूरज भाई, फिर वहाँ ये भी बोला जाता है कि इंडस्ट्री में जो है वो दोस्तियाँ नहीं होती, सिंसेरिटी नहीं है। आप किसी के साथ दोस्ती रखते हो तो वो मफादात की दोस्ती है। क्या ये बात भी इसी चीज़ के लिए कही जाती है क्योंकि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते? या मिसाल के तौर पे अगर आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं ना तो वो बड़ा लिमिटेड सा होता है। कोई आपको अगर ज़रूरत के वक्त कॉल करे तो आप कहते हैं मेरे तो अपने 10 मसले हैं, मैं इसका क्या हल करूँ? अच्छा, ये सिर्फ इंडस्ट्री पे लागू नहीं होता, हर फील्ड में दोस्तियाँ आई थिंक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप जाके देखें नहीं होती प्रोफेशनली। और आई थिंक इसको आप ये समझ सकते हैं कि एक प्रोफेशनल जेलिसी भी है। और दूसरा एक माइंड की फ्रीडम है ना कि देखो अगर मैं डॉक्टर हूँ और मेरा दोस्त भी डॉक्टर ही है तो मैं फ्री टाइम में भी फिर मेडिकल की बातें ही करूँगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं राइटर हूँ और मेरा दोस्त कोई बैंकर है, लॉयर है, तो टॉपिक चेंज होगा गुफ्तगू का। मैं उससे पूछूंगा, वो मुझसे पूछेगा। जैसे मुझे इनकम टैक्स वाली टाइप चीज़ों का नहीं पता, अब मैं दोस्तों को फ़ोन करता हूँ यार ये चीज़ क्या होती है। इसी तरह कोई डॉक्टर है, उसका दोस्त भी डॉक्टर है, तो वो फारिग टाइम में घर बैठे फिर वही बातें करेगा मेडिकल की। तो आई थिंक डिफरेंट फील्ड के लोगों से आपकी दोस्तियाँ होनी चाहिए, इंटरेक्शंस होने, उसमें राइवलरी और उसमें प्रोफेशनल जेलसी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। जेलसी मुझे लगता है प्रोफेशनल नहीं है, बस हमें ऐसे ही है। किसी के पास अच्छी चीज देखेंगे ना तो हम वो उसी में हसद में ही मर जाएंगे। क्यों है इसके किसी का मुंह लाल हो या अपना चपेड़ा मार मार कर लो। अच्छा, लोग ये नहीं सोचते, वी डोंट थिंक कि हमारे पास क्या है, उसके पास क्यों है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। और नेगेटिव बिहेवियर की सबसे पहली सीढ़ी ही ये है जब आप ये देखना शुरू करते हो कि उसके पास है और मेरे पास क्यों नहीं है। जो वाई मी वाला सवाल है ना, दिस इज द सीढ़ी ऑफ नेगेटिविटी। और जितना आज का सोसाइटी में नेगेटिविटी चल रही है, हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। आई थिंक हमें वी शुड बी पॉजिटिव टुवर्ड्स एवरीथिंग। देखिए हर इंसान के अपने दुख है ना, आपको नहीं पता अंदर अंदर कौन किस किस्म की जंग लड़ रहा है। तो अच्छा है कि वो कम से कम आप, वो एक बड़ी छोटी सी चीज़ है कि आप गुजर रहे हो तो आप किसी को बोलो कि यार आपने बड़ी अच्छी शर्ट पहनी हुई,
तो शायद अगले 10 मिनट उसके ना इस खुशी में गुजर जाएं कि मुझे अप्रिशिएट किया गया किसी की जानिब से। अच्छा, लोग करते हैं दूसरी कंट्रीज में, इधर अप्रिसिएशन को भी बुरा समझा जाता है। मैं अब्रॉड जाता हूँ तो हे यू लुकिंग नाइस, हे नाइस शर्ट। इधर आप मॉल में किसी को कह दो नाइस शर्ट और रुक जाएगा पहन, मैं तो जानना, मतलब ये भी हो सकता है कि अगले 3 घंटे फिर वो आपके पीछे पीछे घूम रहा फिरे। हो। मतलब यार अप्रिशिएट करना सीखो, अगले का दिन अच्छा हो जाएगा। और ये आदत भी हमें डाली ही नहीं गई, हमें ह्यूमन बिहेवियर सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया कि किसी अजनबी की भी तारीफ की जा सकती है, किसी अजनबी का भी हाल पूछा जा सकता है। वन शुड अप्रिशिएट, यू नो। इसलिए भी कहते हैं कि सफ़र करो अगर ज़िंदगी में सीखना है, क्योंकि डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात होती है जो एक दूसरे को नहीं जानते। अरेंज मैरिजेस में शादियां सारी उम्र, दो अजनबी लोगों ने एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार देनी है, जिनको हमेशा एक दूसरे से दूर रखा जाता है। मतलब लड़कियों को कि ये गैर मर्दों से नहीं मिलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट अरेंज मैरिज में गैर मर्द के साथ ही पूरी ज़िंदगी गुजार देती है। और वो इस पे मुझे बड़ा एक फ़नी सा जोक याद आया कि वो एक लड़की ने पोस्ट किया था कि व्हेन आई वाज 12 तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि लड़कों से इंटरेक्ट नहीं करना। व्हेन आई वाज 16 तो माय मदर टोल्ड मी कि स्टे अवे फ्रॉम बॉयज़। 18 की हो गई तब भी यही। तो कहते हैं अब मैं 26 की हो गई हूँ तो आप मुझसे पूछ रही हैं डू यू लाइक समवन। पूरी ज़िंदगी जब आपने ये सिखाया तो मुझे कैसे कोई पसंद होगा। हाँ, तो सोशल बिहेवियर्स हैं जो चेंज होने की ज़रूरत है, छोटी छोटी बिहेवियर हमारे थोड़े होने चाहिए। मतलब पेरेंटिंग अब चेंज होनी चाहिए, और तरबियत आहिस्ते से बदलनी चाहिए चीज़ें, मुझे शायद लगता हो है। भी रही है। अब मैं देखती हूँ हो भी नई रही है, हाँ। जनरेशन की जो मदर्स है ना वो ज़रा पॉजिटिविटी की तरफ लेके पॉजिटिविटी आ की रही तरफ हैं, जा छोटे रही छोटे हैं, जेस्चर्स सिखा रही हैं अपने बच्चों को। बच्चों के साथ वो बैरियर ख़त्म हो रहे हैं थोड़े से। और अच्छी बात है, ये अच्छी गैप बात जो है। है ये ख़त्म होना चाहिए। इस चीज़ की क्लोजिंग एक छोटे से जुमले से करना चाहूँगी कि हज़रत अली कहते हैं कि जब आपको लगे कि आपको आपके गमों का बोझ बहुत ज़्यादा है तो आप किसी ऐसी शख्सियत के साथ बैठें जिसके गम आपसे ज़्यादा हो, तो आपको एहसास होगा कि हाउ ब्लेस्ड यू आर, अल्लाह ताला ने आपको कितना नवाजा है। और आप फिर सोचते हो, कल मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि मैं सोच रही थी कि ये नहीं है ज़िंदगी में, वो नहीं है, लेकिन जब किसी और दोस्त की कहानी सुनी तो फिर मैंने फ़ौरन ही कहा कि अल्लाह जी माफ़ कर दे, मैं तो मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो फिर वो शुक्र के अल्फाज जो हैं वो खुद ब खुद आपकी ज़ुबान से निकलते। आखिर में चाहूँगी कि आप कोई शेर सुनाएं, कोई गाना सुनाएं, क्योंकि हमने बड़ी सीरियस डिस्कशन की है तो थोड़ा सा माहौल चेंज करेंगे। हाँ, मैं चूँकि अपने ड्रामा के लिरिक्स भी खुद लिखता हूँ, और एक शेर मेरा ज़रूर। अपना ही आपको सुना देता हूँ। जब दिल किया संवार दी, जब दिल किया बिगाड़ दी, जिंदगी तो मेरी थी किसी और ने गुजार दी। अरे वाह, क्या बात। ज़िंदगी तो मेरी थी किसी और ने गुजार दी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी है तो आप उसको बेहतरीन तरीके से गुजारें, क्योंकि वो कहते हैं ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिलती है तो खुल के जी। सूरज बाबा बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया TSR के सेट पे आने के लिए। और आज वो बातें, वो राज खुले हैं जो कि हमें बिहाइंड द सेट जो है वो नहीं पता चलता कि सेट पे क्या हो रहा है, ये स्क्रीन्स के पीछे जो है वो क्या चीज़ें चल रही होती हैं और कैसी चल रही होती हैं। और स्पेशली वो टॉपिक्स जैसे हमने हुमैरा असगर का टॉपिक डिस्कस किया, आयशा आपा का डिस्कस किया, और ये चीज़ें डिस्कस की, तो इनके ऊपर रोशनी डालना बड़ा ज़रूरी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन Thank you very करने। much. लास्टली कोई मैसेज है जो आप ऑडियंस को देना चाहें? मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि प्लीज़, आपको देख के कहना है या कोई कैमरे को देख के? मुझे जी, तो मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि प्लीज़ अच्छे कंटेंट को अप्रिशिएट करें, हम आपके लिए बनाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि अलमिया ये नहीं है कि एक अच्छा ड्रामा फ्लॉप हो जाए, अलमिया ये है कि बुरा ड्रामा हिट हो जाए, क्योंकि फिर भेड़ चाल चल जाती है। तो प्लीज़ जो चीज़ आपको नहीं पसंद आती उसको बायकॉट करें, उसको इंडोर्स ना करें, ताकि चैनल्स वो ड्रामे ना बनाएं, डिस्करेज करें। एक बुरे कंटेंट को आप डिस्करेज करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब तक आप इनकरेज करते जाएंगे तो फिर सर चैनल ने तो अपना मंजन बेचना है। एग्जैक्टली। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। और इसी से क्लोजिंग करना चाहूँगी, जो बुरी चीज़ें हैं उनको डिस्करेज करें, उनको सोशल मीडिया पे सिर्फ इस इरादे से ना फैलाएं कि हम तो इसको डिस्करेज कर रहे हैं, बस उसको अपनी स्टेटमेंट में डिस्करेज कर दें तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर बात है। और लास्टली खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखें भी। मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।